आज हम CHWIP का इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम ये समझ लें कि CHWIP है क्या, इसे कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको इसकी थ्योरी पार्ट कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासरूम प्रैक्टिकल कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे देना है, सेमिनार कैसे देना है, एग्ज़ाम बुक कैसे करना है, और एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसके बाद आपको इंडिया में जॉब कैसे लगेगी, अब्रॉड में जॉब कैसे लगेगी, आप कितना कमाओगे, और क्या ये कोर्स अच्छा है करने के लिए या कोई दूसरा कोर्स है जो इससे भी बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि CHWIP है क्या। तो अभी आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अभी आपको देख सकते हैं ये CHWIP 3.1 की बुक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है CHWIP 3.1, तो पहले ये समझते हैं कि 3.1 क्या है। तो CHWIP में इसमें 3 हैं, CHWIP इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3.0, 3.1 और 3.2। जो 3.0 है, 3.0 अभी आपको करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप 3.0 का सर्टिफिकेट लेके अगर जॉब के लिए जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो इसे करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट CHWIP 3.1 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं वेल्डिंग इंस्पेक्टर। तो CHWIP 3.1 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वेल्डिंग इंस्पेक्टर। अब CHWIP 3.2 क्या है, सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ओके, सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3.0, 3.1 एंड 3.2। तो अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं 3.1 से। अब हम समझते हैं कि CHWIP 3.1 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो CHWIP करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ भी नहीं मांगा जाता है। आप अगर सिंपली क्लास 5 पास हो, क्लास 8 पास हो, क्लास 10th पास हो, 12th हो, ITI, BTech, डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, आप ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन कैसे? आपके पास 3 साल का इंस्पेक्शन फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसा इंस्पेक्शन? मेटल का इंस्पेक्शन। मेटल में भी कैसा इंस्पेक्शन? वेल्डिंग का इंस्पेक्शन। अब वेल्डिंग इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं? NDT से करते हैं, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप CHWIP करना चाहते हैं, आपने बाकी मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो उसे करने से पहले आप NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन करें। लेवल 2 सर्टिफिकेशन करने के बाद इंडस्ट्री में आप एक्सपीरियंस गेन करें इंस्पेक्शन फील्ड में 2 साल 3 साल का, फिर आप CHWIP 3.1 के लिए प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम लिखें। लेकिन अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, और आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है और आपने कम काम भी कर रखा है, तभी भी आप इस सर्टिफिकेशन को अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्ज़ाम दे के पास करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का नहीं है। आप लोग अगर, जैसे कि आपके दोस्त लोग, जानने वाले लोग अगर वेल्डर हैं, वेल्डिंग पोजीशन में काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से, तो उन लोग को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग ऐसे ज़िंदगी भर वेल्डर ही ना रहें। वो लोग, वेल्डिंग तो आती ही है उन्हें, वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं और अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। आप देखते हैं लोग फिटर की पोजीशन पे काम करते हैं, तो उनका काम क्या है? उनका काम एक लेबर वर्क रहता है। लेकिन फिटर अगर QC का भी काम कर रहा है तो उसके पास इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस है, तो वो पहले अपना NDT लेवल 2 करके इंस्पेक्शन में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करके फिर वो CHWIP करके अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा राइज कर सकता है। अब ये तो था CHWIP के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी अदर क्या जॉब पोजीशंस होती हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, एक ITI डिप्लोमा डिग्री वाले के लिए, या किसी भी अदर प्रोफेशनल के लिए जिसमें वो हाई इनकम उठा सकता है। तो आओ चलो देखते हैं।
ये तो आपको पार्ट समझ में आ गया था, ये CHWIP की बुक है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी। देखो आपने मान लो ITI किया है, ITI, या फिर आपने डिप्लोमा किया है, या फिर आपने BE किया है, या BTech या BSc या कुछ भी किया है। तो इन क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद आपके पास जो जॉब मार्केट में जब आप इंटर करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। एक सबसे इजी ऑप्शन आपके पास रहता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ, सबसे पहला इजी ऑप्शन रहता है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब ले लेना। मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है आपके पास, आसान वाला, ऑटोमोबाइल कंपनी में। और क्या ऑप्शन रहता है आपके पास, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप HVAC फील्ड में चले जाओ, है ना। रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है, सोचते हैं कितनी अच्छी चीज़ कर ले रहे हैं हम। फिर ऑप्शन होता है आपके पास आप MEP फील्ड में चले जाओ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। फिर आता है आप डिज़ाइन में जा सकते हो, राइट। फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप क्वालिटी फील्ड में जाओ। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल में अगर जाते हो तो किस में जाते हो, इसमें आप प्रोडक्शन में जाते हो, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल में जाएंगे तो आप प्रोडक्शन में जाएंगे। तो अब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में जाने से क्या बेनिफिट होता है और क्या लॉस होता है, हम ये देखते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तब से ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है और हर एक किसी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल की कंपनीज हर जगह अवेलेबल है, तो ईज़िली जॉब लग जाती है। तो हम जब इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग करने के टाइम पे या इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटोमोबाइल, और उसमें भी क्या, एज अ प्रोडक्शन में काम करना। लेकिन दिक्कत क्या है, जो चीज़ बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही है वो चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे आपको अच्छा पैसा नहीं मिलता है। एक ही काम करना है, रिपीटेड बेसिस पे वही काम करना है, क्योंकि वही काम सदियों से चला आ रहा है। तो जो रिपीटेड काम करना है, वही काम करना है, उस रिपीटेड काम करने का कंपनी अच्छा पैसा आपको नहीं देगी। प्लस आपको कंपनी ईजिली रिप्लेस कर देती है, कोई भी दूसरा बंदा आ जाएगा, उसे रख लेगी, आपको निकाल देगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपकी सैलरी ग्रो नहीं करती है। दूसरी बात, आप चलो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल को छोड़ देते हैं, अब हम आ जाते हैं HVAC फील्ड में। देखो, HVAC फील्ड ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे हमेशा ही काम चलने वाला है। HVAC फील्ड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसमें डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, पैसा भी इसमें ठीक ठाक मिल जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ में भी इसमें मिल जाती हैं। तो ये एक अच्छा फील्ड है HVAC, है ना। लेकिन HVAC फील्ड में प्रॉब्लम क्या है, आपको हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन का प्रोजेक्ट जो है, या तो आप एज अ साइट इंजीनियर रहोगे या मेंटेनेंस इंजीनियर रहोगे, तो उसमें भी कुछ चेंज नहीं होना है। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम बना हुआ है वही सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, वही सिस्टम आपको मेंटेनेंस करना है, उसमें कुछ नया नहीं करना है। तो अगेन इसमें आपको पैसा अच्छा नहीं मिलता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है। लेकिन गल्फ़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, आप गल्फ़ चले जाते हो, ईजिली 50-60 हज़ार रुपये की जॉब आपको मिल जाएगी, लाख रुपए तक भी आप पहुंच जाओगे। बट अगर सोचो उससे आगे बढ़ने का, तो यहाँ पे उससे आगे बढ़ने के चांसेस
बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट इज MEP। अगला क्या हो गया? MEP। MEP हमारा HVAC से बेटर है, इसकी वैकेंसीज ज़्यादा आती है MEP की, ईजिली जॉब लग जाती है, बिकॉज MEP के लिए उतने कैंडिडेट नहीं मिलते जितने HVAC के लिए मिल जाते हैं। अब MEP होता क्या है ये देख लेते हैं। MEP को मैं फिर से डिवाइड कर देता हूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग में। मैकेनिकल MECH, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में। मैकेनिकल में क्या क्या आ जाता है? मैकेनिकल में हमारा आ जाएगा HVAC आ जाएगा, और क्या आ जाएगा मैकेनिकल में? HVAC एंड फायर फाइटिंग आ जाएगा। राइट। इलेक्ट्रिकल तो आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ही रहेगा। राइट। और प्लम्बिंग में क्या आ जाता है? वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम। तो अब MEP, क्योंकि MEP इंजीनियर एक काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े सेगमेंट को देखता है, तो इसमें इस इंजीनियर को अच्छा पैसा मिलता है, बट यहाँ वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैं अगर खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं एक HOD, मैकेनिकल HOD रह चुका हूँ। MEP डिपार्टमेंट मेरे अंडर आता था, तो वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आपको लगेगा कि मैं क्या करूँ अपने लाइफ के साथ में। कुछ लोग को हो सकता है प्रिविलेज मिलता हो, कुछ लोग को इजी जॉब हो, बट ज़्यादातर इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। पैसा ठीक ठाक है, आप लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाते हो, बट उसके बाद आपकी सैलरी ग्रोथ रुक जाती है। इंडिया आते हो, इंडिया आने के बाद भी फिर आपको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब तक गल्फ में हो, बाहर हो, अब्रॉड हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, इंडिया आते हो और अगर आप HVAC इंजीनियर, MEP इंजीनियर, तो यहाँ पे आके फिर से जॉब की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, सैलरी की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। उधर 1.5 लाख कमा रहे थे, इधर आके 50-60 हज़ार रुपये पे आपको काम करना पड़ेगा, वो भी तब जब आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो। एवरेज हो तो 30-35 हज़ार रुपये से ऊपर कोई नहीं देता, बहुत मुश्किल है। तो ये एक इसका भी ड्रॉबैक आ गया। डिज़ाइन फील्ड देखो अच्छा है। डिज़ाइन फील्ड क्यों अच्छा है हम ये समझ लेते हैं। जो लोग ऑफिस बेस्ड वर्क करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं भाई एक AC के कमरे में बैठ के एक लैपटॉप पे बैठ के काम करूं और मुझे कुछ खास साइट पे नहीं जाना है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए ये अच्छा फील्ड है, क्योंकि आपको एक ही जगह बैठ के काम करना है, कुछ ज़्यादा भागा दौड़ी या मेहनत का टास्क नहीं है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने स्टार्टिंग किया करियर में, मान लो आपने AutoCAD 2D सीख लिया, आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर आपको और अच्छे से काम करना और पैसा चाहिए तो आपने 3D सीख लिया, काम करते करते ही सीख लिए। या इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनीज आती है जो कि AutoCAD, SolidWorks का कोर्स आपको करा देती है 5,000-10,000 रुपये में, या 15-20 हज़ार रुपये लेके। तो आप सीख के लग जाते हो, 1 साल बाद आपकी सैलरी ग्रो करती है, आप 2 साल ग्रो करती है, 3 साल ग्रो करेगी, 4 साल ग्रो करेगी, बट कितना ग्रो करेगी? मतलब डिज़ाइन तो डिज़ाइन ही रहेगा। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। एब्रॉड में डिज़ाइन की जॉब्स आती हैं बट कम आती हैं। क्यों कम आती हैं? क्योंकि एब्रॉड की इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपना डिज़ाइन का काम आउटसोर्स कर देती हैं इंडिया जैसी कंपनीज़ में, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। तो जब वही काम, जो गल्फ़ का काम डिज़ाइन का होना था ऑफिस में बैठ के, वही काम जब आउटसोर्स हो गया है, तो आपको इंडियन कंपनी हायर कर लेती है, 50-60 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये देती है, आपको वही काम करना होता है। तो इसमें अगेन हमारे पास ये ड्रॉबैक आ जाता है कि सैलरी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो लोग ऑफिस बेस्ड वर्क करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी फील्ड है। अगला आ जाता है हमारा क्वालिटी। तो क्वालिटी को समझने के लिए हमें इत्मीनान से समझना रहेगा, बिकॉज क्वालिटी इज़ वेरी ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपका देखो चैप्टर का कंटेंट दिखना चालू हो गया है, और ये बुक काफ़ी बड़ी बुक है, लेकिन आप
बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बड़े आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप सब कुछ सीख जाएंगे। और स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हम देखो धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले आपको समझना ज़रूरी है जो आप करने जा रहे हो वो क्या है, ठीक है। और आगे की चैप्टर्स हम एक एक दिन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर भी कवर करेंगे, बट स्टार्टिंग में हम स्लो चलेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो अब पहले हम क्वालिटी को अच्छे से डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी क्या है। आप कहीं भी जाओ, आप अगर किसी कॉल सेंटर में भी जाओ तो कॉल सेंटर में भी कॉल होती हैं, उन कॉल की क्वालिटी चेक की जाती है कि कॉल कैसी है। हम कपड़े खरीदते हैं, कपड़े की क्वालिटी चेक की जाती है। हम दूध लेते हैं, दूध की क्वालिटी चेक की जाती है। तो क्वालिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर इंडस्ट्री में मिलेगा। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवेज, एरोस्पेस, हर जगह आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट मिलेगा। और क्वालिटी इंजीनियर की जॉब भी आपको हर जगह मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है। लेकिन अगर आप सिंपल क्वालिटी इंजीनियर हो तो आप ग्रो नहीं कर पाते। अब ऐसे कौन से क्वालिटी इंजीनियर हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करने के लिए क्वालिटी इंजीनियर्स को क्या करना पड़ता है। आपके पास अगर सिंपली डिग्री है, ITI की है, बीटेक की है, डिप्लोमा की है, BSc है, MTech है, कुछ भी है, व्हाटएवर, आप अपनी डिग्री के साथ एक क्वालिटी इंजीनियर तो बन सकते हो, बट आप एक अथॉरिटी वाले क्वालिटी इंजीनियर नहीं बन सकते। अथॉरिटी का क्या मतलब है, जहाँ पे आपके सिग्नेचर की वैल्यू इंटरनेशनली हो। आपने किसी रिपोर्ट पे अगर साइन किया, वो रिपोर्ट इंटरनेशनली वैलिड हो। तो आपकी साइन की हुई रिपोर्ट इंटरनेशनली वैलिड कब रहेगी, जब आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होंगे। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें आप, जैसे हम लोग अपने घर में एक मंजिल से 2 मंजिल चलने के लिए हमें सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, इसी तरीके से क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी आप स्टेप बाय स्टेप चल के करियर में राइज कर सकते हो। आपने देखा, आपने स्टेप बाय स्टेप चढ़े और ये पूरा क्या बन गया, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई, राइट। तो इस तरीके से आपको चढ़ना है। अब ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये स्टेप्स क्या है, ये समझते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है, ये तो होता है कि आपने नॉर्मल क्वालिटी में जॉब ले ली। सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है कि आपको अब यहाँ पे करना होता है NDT सर्टिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप कर सकते हैं CSWIP, जिसकी आप क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, देखो आप लोगों में से जिसने भी अगर NDT लेवल 2 नहीं किया है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप साथ में ही NDT लेवल 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दें। ओके, और या फिर CSWIP सर्टिफिकेशन होने के बाद आप NDT लेवल 2 स्टार्ट कर लें। बिकॉज CSWIP क्या है, ये एक विजुअल वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स है। मतलब विजुअली वेल्डिंग को इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ विजुअली ऊपर से देखने से आप नहीं बता सकते कि मटेरियल के अंदर सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो मटेरियल के अंदर की इंटीग्रिटी अगर चेक करनी है तो उसके लिए हमें NDT करना पड़ेगा, मतलब कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। किसी मटेरियल को बिना तोड़े हुए उसे चेक करना रहेगा। MTUT, RT, PT, VT, RTFI, इतने 6 मेथड तो आपको करनी चाहिए। देन कहानी यही नहीं रुकती है, इसके आगे की जो स्टेप्स हैं वो API सर्टिफिकेशन हो जाती हैं। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन से टोटल 11 तरीके की सर्टिफिकेशन है। ओके, फिर आप BGAS कर सकते हैं, NACE कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर n नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन। मतलब ऐसे है कि अगर आप अगले 20 साल तक हर 1 साल के गैप पे एक सर्टिफिकेशन करोगे, तभी भी आपको सर्टिफिकेशन ख़त्म नहीं होंगे। आप रिटायर हो जाओगे बट ये सर्टिफिकेशन ख़त्म नहीं होंगे। इतने सर्टिफिकेशन अवेलेबल है मार्केट में फॉर क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो अभी आप इतना तो समझ गए हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपकी ग्रोथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन के ऊपर, कि आप कितने सर्टिफिकेशन ऐड ऑन करते हैं। वापस आ जाते हैं अपने कोर टॉपिक पे, दैट इज CSWIP 3.1 वेल्डिंग इंस्पेक्टर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे
इसका पूरा कंटेंट दिया हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, हम इस सीक्वेंस से नहीं चलने वाले हैं, बिकॉज अगर इस सीक्वेंस से जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, हम वो पार्ट पहले कवर करेंगे। तो बेस पार्ट आपका कवर होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 10 में। तो चैप्टर 1 तो हमारा हो गया टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, फिर टर्म्स एंड डेफिनेशन हो जाता है, देन वेल्डिंग इम्परफेक्शंस एंड मटेरियल इंस्पेक्शन। इम्परफेक्शन मीन्स वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटीज। और फिर हमारा चैप्टर 10 आ जाता है। चैप्टर 10 क्या है? वेल्डिंग प्रोसेस। तो पूरा ही कोर्स हमारा वेल्डिंग के ऊपर है, तो वेल्डिंग प्रोसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। वेल्डिंग प्रोसेस आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो ये पार्ट भी हम कवर करेंगे। और हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस थोड़ा अलग रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा आपका सीक्वेंस रहेगा। आपका सीक्वेंस होने वाला है, पहले आप करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 1, फिर आप करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 10 करेंगे, फिर चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, 14, 16, 3, 17, 15, चैप्टर 4, 7, 8, 9, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से हम इसमें चलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 24 है, तो 24 चैप्टर्स हैं इसमें। अब हम एग्जामिनेशन समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना होगा। देखो, आपकी ट्रेनिंग अभी चलेगी, आप ऑनलाइन अभी क्लास लेंगे, इसके बाद आपको ऑफलाइन आना है। ऑफलाइन भी आने के बाद आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराएंगे, मॉक एग्ज़ाम कराएंगे, आपको हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। आप जब सब कुछ अच्छे से सीख जाओगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आपका सेमिनार होता है, 4 दिन का सेमिनार होगा, कंटिन्यूस सेमिनार होगा 4 दिन का। उसके बाद 5वें दिन आपका एग्ज़ाम होता है। 1 दिन का एग्ज़ाम है, 4 दिन का सेमिनार है। 4 दिन के सेमिनार में जो आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये पूरा ही चीज़ें को फास्ट स्पीड में पढ़ाया जाएगा। तो एक बार आपका रिवीजन हो जाता है, लेकिन आपको उस रिवीजन के ऊपर नहीं बैठना है, बिकॉज वो बहुत फास्ट होगा। तो उसमें कुछ भी आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपको पूरी चीज़ें A to Z अच्छे से नॉलेज हो। फिर 5वें दिन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में फ़ेल आप लोग को होना नहीं है, तो फेल ना हो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको मॉक एग्ज़ाम देना है। जब तक आप परफेक्ट ना बन जाए तब तक बार बार मॉक एग्ज़ाम देते रहना है, अनलिमिटेड टाइम्स देना है, जिससे आप अच्छे से सारी चीज़ें सीख जाओ। एग्ज़ाम में पहले अटैम्प्ट में ही आप पास कर लो। एंड मेक श्योर आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको एक कंटिन्यूटी के साथ सीखना है, आपको माइंड को डेविएट नहीं करना है, डरना नहीं है, बड़े आराम से पास होगा, सबका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है, ये देखो पुराना पैटर्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नया पैटर्न मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये हमारा 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला है थ्योरी 1। थ्योरी 1 में 80 MCQ टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके लिए आपको मिलेगा 120 मिनट। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है थ्योरी 2। इसमें आपको 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। तीसरा आपका होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। इसमें 24 क्वेश्चंस रहते हैं और 8 सेगमेंट के। सेगमेंट क्या है, एक सेगमेंट के अंदर 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो 8 × 3 24 हो जाता है। इसके लिए भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये 3 एग्ज़ाम होंगे, आपको 5 घंटे के अंदर ये तीनों ही एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। बीच में एक एग्ज़ाम देने के बाद आपको छोटा सा ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर आप अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको हर एक में सेक्शन में मिनिमम 70% मार्क्स स्कोर करना होता है। 70% मार्क्स आप स्कोर करेंगे तब आप पास करेंगे एग्ज़ाम्स को। तो डरना नहीं है, क्योंकि आपको हम इंटरनल एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें आप 90% क्रॉस करते हो तब आपको हम मेन एग्ज़ाम के लिए भेजते हैं, तो बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। इवन आप अगर देखेंगे तो जो टाइम का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 120 मिनट है 80 MCQ का, तो आप जब हमारे पास प्रैक्टिस करोगे तो आप ये 80 MCQs आप 60 मिनट में कर लोगे, 70 मिनट में कर लोगे, और 40 MCQ आपको 90 मिनट मिल रहा है, तो ये आप अपना 40, 45, 50 मिनट में कर लेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करते समय कम टाइम में कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके पास स्पेयर टाइम ज़्यादा बच जाता है, जिससे आप क्रॉस चेक कर पाएँ। तो इस तरीके से आप लोग बड़े स्मूथली सारी चीज़ें कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये कॉपी आप लोग को मिल गया होगा। ओके, इसमें आपको एग्जामिनेशन का ये पैटर्न नहीं जाना है, मैंने आपको पैटर्न जो बताया है उस पैटर्न पे जाना है। और जितनी चीज़ें मैं मार्क कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें आप नोट करते रहें। कहीं पे भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो पहला सेक्शन हमारा आएगा टिपिकल ड्यूटीज़ ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन 1 आपको अभी मैं फ़ी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो आपको पहले ही काउंसलिंग में फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया गया होगा कि प्रिपरेशन का जो फ़ीस रहता है वो 35,000 रहता है, और एग्ज़ामिनेशन का जो फ़ीस है, ये एग्ज़ामिनेशन का फ़ीस 1,55,500 है, जो आपको TWI इंडिया को देना होता है। तो ये टोटल इतना ही खर्चा आपका आता है इसमें, और कोई खर्चा नहीं आता है। और अगर आप जनवरी 2026 बैच के लिए बुक कर रहे हैं तो आपको यही सिर्फ जनवरी बैच के लिए ये फ़ीस जो है आपको 35,000 की जगह सिर्फ 25,000 पे करना है। तो ये एक स्पेशल डिस्काउंट है।